जय हिंद दोस्तों, आप सभी का जीएस विद विकास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे महासंग्राम सीरीज़ का हम लोग आज पार्ट 4 देखेंगे और इसमें हम आज 50 प्रश्न को हम लोग आज देखेंगे जो कि जीके एंड जीएस का जो कि महत्वपूर्ण होगा पार्ट, उसको हम लोग आज देखेंगे। तो जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और चलिए हम लोग आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि अश्नी चक्रवात का नामकरण किसने किया था। अश्नी चक्रवात का नामकरण किसने किया था। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है ओमान, पाकिस्तान, सऊदी अरब, श्रीलंका। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीलंका के द्वारा ये नामकरण किया गया है। और ये अश्नी चक्रवात की उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुई है और ये भारत के आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के क्षेत्र में ये ज़्यादा प्रभावित हुआ है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीलंका के द्वारा इसका नामकरण किया गया है, अश्नी चक्रवात का नामकरण। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, 2 नंबर प्रश्न है कि 40वां हुनर हाट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। 40वां हुनर हाट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो 40वां हुनर हाट 2022 का आयोजन यहाँ पे महाराष्ट्र में किया गया है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, इसको याद रखिएगा। आगे हम बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 3 नंबर कि दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र स्थापित किया गया है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये भारत में किया गया है। और भारत में इसके बारे में हम बता दें कि दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र भारत के हिमाचल प्रदेश के गांव है गंगवान नहीं है, टसीगंगा नामक स्थान पर इसका उद्घाटन और इसकी स्थापना की गई है हिमाचल प्रदेश के टसीगंगा में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत में ये स्थित है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 4 नंबर। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्धाभ्यास भारत और कनाडा तथा दक्षिण कोरिया का संयुक्त अभ्यास है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, हो जाएगा सी ड्रैगन 2022। ये भारत, कनाडा और दक्षिण कोरिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और यहाँ पे इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। और हम यहाँ पे बात करते हैं चीरू जो है ये रूस है, चाइना है और ईरान है। रूस, चाइना और ईरान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है चीरू। पासेक्स जो एक्सरसाइज है ये भारत और रूस के बीच है। ये भारत और रूस के बीच है। पासेक्स जो एक्सरसाइज है भारत और रूस के बीच है। और धर्म गार्जियन जो है भारत और जापान के बीच है। इसको याद रखिएगा। आगे हम बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 5 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पे क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। यानी क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, किस देश में किया जाएगा। तो इसका आयोजन यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान सिंगापुर को प्राप्त हुआ है। इसमें भारत का स्थान क्या है। तो इसमें भारत का स्थान पूछा गया है। तो इसमें भारत का स्थान हो जाएगा यहाँ पे, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 131वां स्थान है भारत का आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे 7 नंबर कि निम्नलिखित में से किस बैंक को एशियन बैंक ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है। किस बैंक को एशियन बैंक ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है। तो जिसका हो जाएगा ऑप्शन डी, एक्सिस बैंक को सम्मानित किया गया है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 8 नंबर की हाल ही के दिनों में क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का पहला संस्थान कौन बना है। तो भारत का पहला संस्थान यहाँ पे IIT मद्रास बना है जो कि क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का पहला संस्थान है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि हाल ही के दिनों में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से किस मिशन आर्टेमिस 1 लॉन्च किया गया है।
यह संबंधित है, तो यह किससे संबंधित है, तो ये शुक्र मिशन से संबंधित है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 10 नंबर प्रश्न है कि हाल ही के दिनों में वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 किस शहर को दिया गया है। तो हाल ही के दिनों में वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 किस शहर को दिया गया है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदौर को दिया गया है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदौर को दिया गया है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है कि द टाइगर ऑफ द्रॉस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो द टाइगर ऑफ द्रॉस नामक पुस्तक के लेखक है यहाँ पे मीना नैयर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। आगे हम बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 12 नंबर कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस, इसका ऑप्शन आगे दिया गया है, यहाँ पे ऊपर है इसका ऑप्शन। तो इसमें दिया गया है कि 12 नंबर का इसका हो जाएगा 8 मई को हम लोग मनाते हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को हम लोग मनाते हैं। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 13 नंबर कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी बहाली दिवस का अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी बहाली दिवस का अंतर्राष्ट्रीय दशक कब घोषित किया गया है, किस दशक को घोषित किया गया है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 2021 से 2030 के बीच के दशक को यहाँ पे पारिस्थितिकी बहाली दिवस का अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न है कि हाल ही के दिनों में सालबुग आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व को 75वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। यह किस राज्य में है, तो ये किस राज्य में है, सालबुग आर्द्रभूमि रिजर्व। तो ये 75वां रामसर साइट है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और 15 नंबर प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ध्यानचंद पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान किया जाता है। ध्यानचंद पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान किया जाता है, तो ध्यानचंद पुरस्कार में यहाँ पे ध्यानचंद पुरस्कार में 10 लाख की राशि दी जाती है, जबकि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड में 25 लाख दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न में 25 लाख, और यहाँ पे द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट के श्रेणी में दिया जाता है, उसमें 15 लाख दिया जाता है। और यहाँ पे आगे हम बढ़ जाते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है 16 नंबर प्रश्न है कि 16 नंबर प्रश्न है कि ट्रांजिस्टर में NPN अर्धचालक आपस में जुड़े होते हैं। तो अर्धचालक में NPN अर्धचालक आपस में जुड़े रहते हैं, तो ये कैसे जुड़े रहते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। 17 नंबर प्रश्न है कि परमाणु रिएक्टर में थोरियम का उपयोग किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में थोरियम का प्रयोग किया जाता है किस रूप में, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ईंधन के रूप में हम लोग थोरियम का उपयोग ये करते हैं। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 18 नंबर प्रश्न है कि चुंबकीय बल रेखाएं के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है, यानी कौन सा गलत है चुंबकीय बल रेखाओं के संदर्भ में। तो चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक उत्तरी ध्रुव से निकलती है, जो कि सही है। 2 बल रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती है, यही गलत है, जबकि 2 चुंबकीय रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि 19 नंबर, जो कि साइंस से रिलेटेड है कि यदि किसी तार के सिरे पर के तापों को नियत रखकर तारों के बीच वाले भाग के ताप को बढ़ाया जाता है और साथ साथ तार से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो तार का पहला आधा भाग ठंडा और दूसरा आधा भाग गर्म हो जाता है। तो तार में धारा की दिशा बदल देने पर गर्म एवं ठंडे भाग भी आपस में बदल जाते हैं। यह किसका नियम है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, थॉमसन का ये नियम है। इसको आप लोग एक बार और देख लीजिएगा वीडियो को रोककर। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न है कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ नियम में अंगूठा किसको बताता है, यानी किस ओर सूचित करता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। हम लोग देख लेते हैं आगे यहाँ पे इसका दिया गया है ऑप्शन सी। हम देखेंगे क्या दिया इसका आंसर, तो हाँ, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पे कि इस चुंबकीय बल रेखा को अंगूठा दिखाता है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ नियम में। विद्युत धारा जो तर्जनी होता है, ये विद्युत धारा की दिशा को दिखलाता है,
और ये अंगूठा जो है चुंबकीय बल की दिशा को दिखलाता है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न है। 21 नंबर प्रश्न है कि जब उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f1 और अनंत के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी। उत्तल लेंस, गौर कीजिएगा, उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f1 और अनंत के बीच है, 2f1 और अनंत के बीच है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इसका हम लोग देख लेते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन, जो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वे वास्तविक छोटा और वस्तु उल्टा होगा। वास्तविक छोटा और वस्तु उल्टा होगा, जो कि उत्तल लेंस में हमेशा वस्तु से छोटा ही आकार बनता है और वास्तविक और उल्टा बनता है। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया 22 नंबर की जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मान है। तो जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मान 540 कैलोरी प्रति ग्राम होता है, इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न है कि ट्रैक्टर से उत्पन्न ध्वनि की तीव्रता होती है। ट्रक और ट्रैक्टर से उत्पन्न ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? तो इसका हम लोग देखेंगे। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे ये ध्वनि उत्पन्न करता है, जो कि इसका हो जाएगा 90 से 100 डेसिबल ध्वनि तक ये उत्पन्न करता है। ट्रक और ट्रैक्टर के द्वारा जो उत्पन्न ध्वनि होती है उसकी तीव्रता होती है 90 से 100 डेसिबल तक, इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं 24 नंबर कि चंद्रमा का पलायन वेग का मान है। चंद्रमा के पलायन वेग का मान यहाँ पे 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड है, जबकि पृथ्वी के पलायन वेग का मान यहाँ पे 11.2 किलोमीटर पर है। ये पृथ्वी का है, यानी ये अर्थ का है, और ये मून का है, चंद्रमा का है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न है कि न्यूटन सेकेंड मात्रक है। तो न्यूटन सेकेंड यहाँ पे संवेग का मात्रक है या आवेग का भी यही मात्रक होता है, और बीमा सेम होती है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 26 नंबर प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन का कक्षक की जानकारी हमें किस प्रकार के क्वांटम से मिलती है। यानी इलेक्ट्रॉन का जो कक्षक है उसकी जानकारी हमें किस प्रकार के क्वांटम से मिलती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन, किस प्रकार के क्वांटम से मिलती है, तो इसका हो जाएगा चुंबकीय क्वांटम संख्या के द्वारा हमें जानकारी मिलती है कि इलेक्ट्रॉन का कक्षक कहाँ है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 27 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि 27 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल हाइड्रा अम्ल का उदाहरण है। कौन सा हाइड्रा अम्ल का उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन, जिसमें हाइड्रोजन होगा वही ना होगा यहाँ पे। तो इसका हम लोग देख लेते हैं। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल, जो कि उदाहरण नहीं है, और जो कि उदाहरण के लिए हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोसाइनिक अम्ल है, जबकि नाइट्रिक अम्ल में हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये इसका हो जाएगा नहीं है, हाइड्रा अम्ल का उदाहरण नहीं है नाइट्रिक अम्ल। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चिल्ली सॉल्ट पीटर है। तो चिल्ली सॉल्ट पीटर यहाँ पे कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट को हम लोग चिल्ली सॉल्ट पीटर कहते हैं। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न है कि रबर आसानी से किस में घुलता है। तो रबर आसानी से किस में घुल जाता है? तो कार्बन डाइसल्फाइड में रबर आसानी से घुल जाता है, कार्बन डाइसल्फाइड में। आगे यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि पायरागाइराइट किस धातु का अयस्क है। पायरागाइराइट किस धातु का अयस्क है? तो ये चांदी यानी सिल्वर का ये अयस्क है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया 31 नंबर प्रश्न है कि टाइप मेटल मिश्र धातु में उपस्थित अवयवी तत्व हैं। यानी जो टाइप मेटल है उसमें किस किस मिश्र धातु का ये मिश्रण है। तो ये हो जाएगा लेड, टीन और एसबी एंटीमनी, यानी लेड, टीन और एंटीमनी का ये मिश्रण है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 32 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु अमलगम नहीं बनाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। टंगस्टन जो एक धातु है ये अमलगम का निर्माण नहीं करता है, जबकि शीशा करता है, तांबा करता है, एल्युमिनियम करता है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं 33 नंबर की साइंस का सवाल है।
यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण विधि है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण विधि कौन सा है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण विधि यहाँ पे ले ब्लॉक प्रक्रम के द्वारा हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। और यहाँ पे दिया गया 3 और विधि, बेसेमर विधि द्वारा हम लोग बेसेमर विधि द्वारा इस्पात का निर्माण करते हैं, जबकि संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं, और हवा विधि द्वारा हम लोग अमोनिया का निर्माण करते हैं। इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, यानी कौन सा गलत है। तो यहाँ पे 34 नंबर दिया गया है, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे एस्टर जो कि COOR, ये तो बिल्कुल सही है। एमीन जो कि NH2, ये भी सही है। नाइट्रो जो कि CN, यही बिल्कुल गलत है। और एल्काइल जो कि R, ये सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन C, जो कि नाइट्रो का होता है यहाँ पे NO2, नाइट्रो का होता है NO2, यहाँ पे दिया है CN, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 35 नंबर प्रश्न। 35 नंबर यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि 35 नंबर प्रश्न है कि व्युत्क्रम अनुपात के नियम के खोजकर्ता कौन थे? तो व्युत्क्रम अनुपात के नियम के खोजकर्ता यहाँ पे रिचर थे। रिचर के द्वारा ये खोजा गया था। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 36 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग कोशिका का रसोई घर है? कौन सा कोशिकांग कोशिका का रसोई घर है? तो कौन सा कोशिकांग कोशिका का रसोई घर कहलाता है? तो इसका हो जाएगा 36 का ऑप्शन बी, क्लोरोफिल, या जिसे ही हम लोग लवक कहते हैं। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं 37 नंबर प्रश्न पे। तो 37 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कारण से एड्स नहीं फैलता है? किस कारण से एड्स नहीं फैलता है? तो इसका हो जाएगा 37 का हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे हो जाएगा C, संक्रमण व्यक्ति के साथ भोजन करने पर ये नहीं फैलता है। जबकि ये संक्रमित व्यक्ति के रक्तदान से फैलता है, संक्रमित माता के गर्भ में पल रहे बच्चों को ये फैलता है, जबकि ये संक्रमित व्यक्ति के साथ भोजन करने पे ये नहीं फैलता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन C। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन लवकों का उपयोग पनीर उद्योग में होता है? किन लवकों का उपयोग, जो कि लवक हैं, उनका प्रयोग पनीर के निर्माण में हम लोग करते हैं? तो पनीर के निर्माण में यहाँ पे पेनिसिलियम का उपयोग किया जाता है। पेनिसिलियम कवक का उपयोग किया जाता है पनीर के निर्माण में, इसको याद रखिएगा। आगे हम बढ़ जाते हैं और 39 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, यानी कौन सा गलत है, कौन सा ऑप्शन गलत है, इसको हम लोगों को चुनना है। तो यहाँ पे वायु के द्वारा परागण को एनिमोफिलस कहते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। घेंघों के द्वारा जो परागण होता है इसे मेलोकोफिलस कहते हैं, ये भी सही है। कीट के द्वारा जो होता है इसे एंटेमोफिलस कहते हैं, जबकि यहाँ पे जूफिलस दिया गया, यही यहाँ पे गलत है। इसका हो जाएगा 39 का ऑप्शन C हो जाएगा। यहाँ पे कीट के द्वारा जो परागण होता है उसे एंटेमोफिलस कहते हैं। चमगादड़ के द्वारा जो होता है उसे चिरेप्टोफिलस कहते हैं, जो कि सही है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, इस तरह इसका हो जाएगा ऑप्शन C। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न है कि उत्तक विज्ञान यानी हिस्टोलॉजी नामक शाखा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक है? यानी उत्तक विज्ञान नामक शाखा के संस्थापक कौन है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन C, मार्सेलो मेल्पिगी ने ही हिस्टोलॉजी शाखा का स्थापना किया था। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 41 नंबर प्रश्न है कि पौधों में होने वाले वाष्पोत्सर्जन की दर किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? यानी पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन की दर होता है उसको किस यंत्र के द्वारा हम लोग मापते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, गैनोंग पोटोमीटर के द्वारा ये वाष्पोत्सर्जन की दर हम लोग पौधों में मापते हैं। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। 42 नंबर प्रश्न दिया गया है कि 42 नंबर प्रश्न है कि समुद्री खीरा का किस संघ के जीव हैं? समुद्री खीरा किस संघ के जीव हैं? तो ये समुद्री खीरा जो होते हैं ये एकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत आते हैं, इसको याद रखिएगा आप लोग। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 43 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी अनुपस्थित होती है, यानी एंटीबॉडी नहीं होती है उसमें? तो इसका हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है 43 का, यहाँ पे AB दिया गया है, O दिया है, A दिया है, B दिया है। यहाँ पे 43 का हो जाएगा ऑप्शन A हो जाएगा, जिसमें AB होता है उसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, इसमें एंटीजन पाया जाता है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 44 नंबर प्रश्न की मिक्सिडिमा नामक रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो मिक्सिडिमा नामक रोग किस हार्मोन के कमी के कारण होता है? तो इसका हो जाएगा थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण ये होता है मिक्सिडिमा रोग।
आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे 45 नंबर प्रश्न है कि जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवाश्म विज्ञान के जनक हैं। जंतु विज्ञान के अंतर्गत जो जीवाश्म विज्ञान है उसके जनक की कौन है? तो इसका हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। 46 नंबर है कि यहाँ पे स्टैटिक जीके का ये सब सवाल है, इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे रेने फ्रांक ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? रेने फ्रांक ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये हॉकी से संबंधित है, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं 47 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, यानी कौन सा गलत है? कौन सा गलत है, इसको चुनना है। जिम्नास्ट में यहाँ पे 8 खिलाड़ी होते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। खो में यहाँ पे 10 खिलाड़ी नहीं होते हैं, जबकि 9 खिलाड़ी होते हैं, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 48 नंबर की भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का क्या परिणाम होता है? यानी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बैंक दर कम करने का क्या परिणाम होता है, जो कि इकोनॉमिक्स का सवाल है। तो यहाँ पे जो बैंक दर को कम करने पर यहाँ पे जो बाज़ार की तरलता है वो बढ़ जाती है, यही परिणाम होता है। आगे हम यहाँ पे हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, बाज़ार की तरलता बढ़ जाती है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। तो जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है वे जीएसटी परिषद का अध्यक्ष 49 का हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। जीएसटी परिषद या जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष यहाँ पे वित्त मंत्री होता है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और आज का अंतिम प्रश्न हम लोग देखेंगे 50 नंबर कि प्रभावी राजस्व घाटा किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? प्रभावी राजस्व घाटा किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो ये लोक लेखा समिति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आज का वीडियो इतना ही रहने देते हैं। प्लीज़ जो भी चैनल अच्छा लगे उनको प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।